प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम समाज का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय में मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि समाजशास्त्र में अवधारणाओं को समझने का अपना एक विशेष दृष्टिकोण है। इसलिए अन्य विज्ञान समाज का जिस तरीके से अर्थ लगाते हैं, हम समाजशास्त्र में उसको उस तरीके से न समझकर विशेष समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अतः समाज का अर्थ जानने के लिए हम पहले दो विद्वानों की परिभाषाओं को यहाँ पर लेंगे, ताकि हम उसको समझते हुए समाज के अर्थ को समझ सकें। सर्वप्रथम हम टॉलकट पार्सन्स के एक परिभाषा लेते हैं। पार्सन्स कहते हैं, समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। क्या कहना चाहते हैं पार्सन्स कि मानव संबंधों की जटिलता को समाज के रूप में कहा जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक रूप में साधन और साध्य की क्रिया को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा हम बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है मकीवर एवं पेज की ले सकते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाज रीतियों तथा कार्यप्रणालियों की, सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजन की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। ये सामाजिक संबंधों का जाल है और हमेशा बदलता रहता है। तो इस प्रकार से मकियों पेज ने समाजशास्त्र की विशिष्ट परिभाषा विस्तृत रूप में समाज को परिभाषित किया है, समझाने का प्रयास किया है। इसी के आधार पर हम समाज की विशेषता को जानेंगे आगे, किंतु उससे पहले हम समाज का अपने शब्दों में अर्थ की बात कर लें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखें, समाज सामाजिक संबंधों के आधार पर विकसित एक जटिल व्यवस्था है जो निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील है तथा यह अमूर्त भी है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समाज व्यक्तियों में नहीं है बल्कि व्यक्तियों के आधार पर उत्पन्न होने वाली व्यवस्थाओं में है। और ये व्यवस्था समाज जटिल भी है, परिवर्तनशील भी है तथा अमूर्त भी है। अमूर्त इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक संबंधों के आधार पर विकसित होता है, इसलिए समाज का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। समाज को केवल सामाजिक संबंधों में ही महसूस किया जा सकता है। तो अब हम मकीवर एवं पेज के अनुसार उनकी परिभाषा के आधार पर समाज की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो समाज की विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली विशेषता है रीतियाँ, यूजेस। देखिए प्रत्येक समाज में कुछ मान्यता प्राप्त रीतियाँ होती है और ये रीतियाँ हमारे मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है और समाज में इन रीतियों की वजह से निरंतरता बनी रहती है। तो समाज की पहली विशेषता है उसकी रीतियाँ। दूसरी विशेषता है समाज की कार्य प्रणालियाँ, प्रोसीजर्स। देखिए कार्यप्रणाली का मतलब होता है किसी कार्य को करने का एक निश्चित तरीका जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो। तो समाज में भी अनेकों कार्यप्रणालियाँ पाई जाती है और ये मानव व्यवहार में समानता भी उत्पन्न करती है और ये हमारे व्यवहार को, हमारे कार्य को सरल भी बनाती है, क्योंकि पहले से जो कार्य जैसे किया हुआ होता है हमें उसकी नकल ही करनी होती है। तो हर कार्य को करने की समाज में कुछ कार्यप्रणाली होती है। जैसे विवाह के लिए एक अलग से कार्यप्रणाली है, विशिष्ट कार्यप्रणालियाँ हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र, हर कार्य में कुछ कार्यप्रणालियाँ
होती है। तीसरी विशेषता है सत्ता, अथॉरिटी। मकीवन पेज कहते हैं कि कार्यप्रणालियों के बाद वे सत्ता का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि सत्ता या अथॉरिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि सत्ता क्या होता है। सत्ता का मतलब होता है वैधानिक रूप से या नियमानुसार प्राप्त शक्ति। जो नियमानुसार और वैधानिक शक्ति होती है उसे हम सत्ता कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम वार्ड पंच को ले लें, हमारे राष्ट्रपति को ले लें, प्रधानमंत्री को ले लें, ये सब वैधानिक पदों पर बैठे हुए जो व्यक्ति है, या मान लीजिए कोई राजकीय सेवक भी है, तो वैधानिक जो सत्ता है उसकी यहाँ पर विशेषता के रूप में मैकएवन पेज चर्चा करते हैं। चौथी विशेषता है पारस्परिक सहायता, म्यूचुअल एड। मकीरों पेज पारस्परिक सहायता को समाज की विशेषता के रूप में मानते हैं। वह कहते हैं कि समाज पारस्परिक सहायता की वजह से ही आगे बढ़ता है। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और हम एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से जो पारस्परिक सहायता है वह समाज को बनाती है। पांचवी विशेषता है समूह और विभाजन, ग्रुप एंड डिवीज़न। देखिए समाज में अनेकों समूह पाए जाते हैं और जो अनेकों समूह हैं उनमें आगे और डिवीज़न भी हमें देखने को मिलता है। ये समूह समाज का डिवीज़न करते हैं, समाज को अनेकों खंडों में बांटते हैं। तो हमारी छोटी छोटी आवश्यकता पूर्ति के लिए, अपनी निकटता के लिए समाज में अनेकों समूह हमें देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता हम ले सकते हैं मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर। समाज की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। समाज में अनेकों माध्यम से, रीति रिवाजों के माध्यम से, कानून के माध्यम से, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से व्यक्तियों का व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। अगली विशेषता है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। देखिए हमारे पर नियंत्रण होते हुए भी हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वेद और नियमानुसार अपने कार्यों करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु जैसे ही हम दूसरों की स्वतंत्रता में दखल देते हैं समाज में हम पर अनेकों नियंत्रण लागू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनेकों तरह की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो उसके बावजूद मतलब हमारे पे नियंत्रण भी है और स्वतंत्रता भी है। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो इस तरीके से अनेकों विशेषताएं मकीवन पेज ने समाज की बताई है। अब कुछ अन्य विशेषताओं भी है जो मकीवन पेज ने तो नहीं बताई है, मगर अन्य समाजशास्त्रियों ने उनको महत्वपूर्ण माना है। उन कुछ विशेषताओं की भी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। जिससे अमूर्तता, समाज अमूर्त होता है। आप ये ध्यान रखें, अमूर्त का मतलब जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं हो। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, व्यक्ति तो भौतिक होते हैं मगर समाज अभौतिक होता है, अमूर्त होता है। समाज को केवल सामाजिक संबंधों में ही महसूस किया जा सकता है। समाज में हम जीते हैं, इस समाज में हम इस समाज में संबंधों को निभाते हैं, किंतु हम समाज में इन संबंधों के आधार पर ही समाज को महसूस करते हैं। इसलिए समाज अमूर्त या अथवा एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है इसी क्रम में पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है समाज की। हम अपने कार्य जो हम करते हैं या दूसरा कोई भी कार्य अगर हम कर रहा है समाज में, तो उसके प्रति हर व्यक्ति, हर समूह एक दूसरे के प्रति म्यूचुअली अवेयर होता है। वो खुद दूसरे जो कर्तव्य निभा रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसका भी मूल्यांकन करता है। जो खुद कार्य कर रहा है तो उसको ये भी पता होता है कि सामने वाला भी हमारे कार्य को, उसका मूल्यांकन कर रहा होता है। इसी तरह नित्य प्रति के हमारे जीवन में अनेकों समूह है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दूँ, पिता और पुत्र के संबंध, तो दोनों ही एक दूसरे के कार्यों के प्रति अवेयर होते हैं, कर्तव्यों के प्रति भी अवेयर होते हैं। तो समाज में पारस्परिक जागरूकता भी पाई जाती है। इसी प्रकार अगली विशेषता है सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग भी होता है और समाज में संघर्ष भी होता है।
कभी ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ केवल सहयोग पाया जाए और कोई ऐसा समाज भी नहीं है जहाँ केवल संघर्ष हो। दोनों ही समाज में पाए जाते हैं, किंतु आप ये ध्यान रखें, सहयोग हमेशा कम होता है और सहयोग हमेशा अधिक होता है और संघर्ष हमेशा सीमित होता है। जिस समाज में संघर्ष ज़्यादा हो जाता है और सहयोग सीमित होता है, वह समाज धीरे धीरे अशांत और नष्ट होने लगता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं, किंतु संघर्ष की तुलना में सहयोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगली और अंतिम विशेषता है अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है अन्योन्याश्रितता का कि समाज में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के माध्यम से ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समाज के अर्थ को समझने का प्रयास किया, उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।